हाँ जी साहब, हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे और क्लोरोप्लास्ट में कुछ पॉइंट छूट गया था। एक बार जल्दी से रिकॉल कराते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हम आपको क्या बता रहे थे। मैंने कहा था कि क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक टाइप है और प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होता है, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। एक्सक्लूसिवली यूग्लिना मतलब यूग्लिनाइड्स और प्लांट्स में मिलता है, एनिमल में तो मिलता ही नहीं है, जवाब ही नहीं होता है एनिमल में मिलने का। ठीक है। दूसरा कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बोला था एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। मैंने सारी बातें कर ली थी क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, और आपको एक कंफ्यूजन मैंने बताया था कि एग्जाम में गौर से पढ़ना, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पूछा है या ल्यूकोसाइट के बारे में पूछा है। ल्यूकोसाइट एक सेल होता है WBC, और ल्यूकोप्लास्ट एक ऑर्गेनली है, वो प्लांट और यूग्निला के सेल के अंदर मिलता है, ऑर्गेनली है। ठीक है। और उसी कैटेगरी में अब हम आगे बढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीख ली थी, साइज सीख लिया था। इसका लंबाई कितना बताए थे, याद है किसी को? 5 से 10 और चौड़ाई 2 से 4, कितना में? किलोमीटर है? किलोमीटर, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर। और ये चूंकि साइज में बड़ी है तो ये अंडर द माइक्रोस्कोप बिना किसी स्टेनिंग के इजिली दिख जाती है। हम स्ट्रक्चर में बात किए थे कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है, इसलिए ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होगा। और जो आप बाहर की तरफ देख रहे हैं ये है आपका आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और जो आप अंदर की तरफ ये ब्लैक वाला देख रहे हैं ये आपका इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। बच्चे, मेम्ब्रेन के बीच में दो, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है दो मेम्ब्रेन के बीच में, इसको आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोलोगे, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। और मैंने कहा था ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस ये तो एक टेक्निकल टर्म है, जहां जिसका मतलब होता है दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है और प्लास्टिड में भी मिलता है। तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को आप स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर बोलोगे क्या? पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस, पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस। और ये यहाँ पे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बच्चे। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ही प्रोटॉन चैम्बर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे ये प्रोटॉन चैम्बर नहीं है। मैंने आपको कहा था क्लोरोप्लास्ट भी एंडोसिम्बायोंट है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कहानी क्या होती है ना। लोग कहते हैं कि कोई यूकैरियोटिक सेल हुआ करता था और स्टार्टिंग में जब ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है एक प्रकार का प्रोकैरियोट, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, प्रोकैरियोट में पढ़ा देंगे। तो इस यूकैरियोटिक सेल ने सोचा कि अरे यार ये यूकैरियोटिक सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसने सोचा यार ये ब्लू ग्रीन एल्गी तो बड़ा काम का यार, ये तो सोलर लाइट को ट्रैप करके है, सोलर लाइट को ट्रैप करके ये तो फूड बनाता है, तो बड़ा काम का चीज है। सोचा कि इसको क्यों ना हम अपने अंदर बुला के रख लें, और ऐसा बुलाया कि पहले उसको अपने पास बुलाया और उसे अपने साथ चिपकाया। धीरे 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 उसका क्या किया? एंडोफेगोसाइटोसिस। और इस कदर एक समय ऐसा आ गया कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी उसके सेल के अंदर जाके, सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा ना ऐसे, जब एंडोफेगोसाइटोसिस हुआ है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली बन गया और आज तक यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो रह गया। इसीलिए ये ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए से पूरा सिमिलरिटी शो करता है, 70s राइबोसोम रखता है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन भी एंडोसिम्बायोंट है। मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोल रहा हूं, मैं सारे प्लास्टिक के बारे में नहीं बोल रहा हूं बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं सारे प्लास्टिक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसके बाद से जब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए तो उसी का कन्वर्जन होने लगा, कभी क्रोमोप्लास्ट तो कभी ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन किसके बारे में बताया जाता है? स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और अगर ऐसा हुआ तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी अब वहां पर एक सेल ऑर्गेनली की तरह करने लगे जो क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। और उसी का डायग्राम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। आज वो क्लोरोप्लास्ट है, कभी एंडोसिम्बायोंट होके कोई एक ऑर्गेनिज्म आया था। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को भी सेल विद इन सेल कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी पहले एक ऑर्गेनिज्म था, एक सेल था, और वो किसी सेल के अंदर जाके फिट हो गया। तो ये सेल विद इन सेल है, ऐसा ऑर्गेनली जो सेल विद इन सेल है। ये सारी बात हम कर भी चुके थे, फिर से बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो आप अंदर में स्पेस देख रहे हो, जो ये काली वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, सॉरी इनो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कभी एक्चुअल में साइनोबैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हुआ करती थी। ये देखिए ग्रीन वाली, देख रहे हैं,
एक्चुअल में ये कभी उसकी मेम्ब्रेन हुआ करती थी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उसके मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन अंदर की तरफ हुआ करता था और वो इनवेजिनेटेड पार्ट टूट टूट के अंदर गिरने लगा, टूट टूट के अंदर में ही गिरने लगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं और ये बात भी सही है, और जब मैं बोलूंगा अभी ये भी बात सही, दोनों सेम ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कहने का तरीका अलग है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि ये बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन थे, ब्लू ग्रीन एल्गी के मेम्ब्रेन, साइनोबैक्टीरिया के मेम्ब्रेन, वो अंदर में टूट टूट के ऐसे ऐसे थैले जैसे बैग जैसे स्ट्रक्चर बन के अंदर में गिरने लगे। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई और ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बना ली, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ऐसे कई सारे, जैसे एक देखो ये एक, ऐसे कई सारे बैग और सैक लाइक स्ट्रक्चर बना, दूसरा, तीसरा, ऐसे कई सारे। अब एक बार बताओ, मैं जो बोल रहा हूं और ये थ्योरी जो बोल रही है, बात तो एक ही है यार, स्ट्रक्चर तो अंदर में ही ना बनना है और स्ट्रक्चर तो ऐसा ही बनना है ना, बात तो एक ही है। कोई बोल रहा है कि एंडोसिम्बायोट होने के बाद बैक्टीरिया ने अपना मेम्ब्रेन अंदर बना के गिराया, बात तो एक ही है यार, वही बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन तो आज इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बन गया ना। तो ये ऐसे जो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का बने हुए सिंगल मेम्ब्रेन और स्ट्रक्चर है, ऐसे से जैसे लगता है कि एक क्वाइन हो, सिक्का हो, सिक्का, और ऐसे एक एक सिक्के को हम लोग थैलेक्वाइड बोलने लगे। क्या बोलने लगे? थैलेक्वाइड। और ये जहां पाया जा रहा है, जो गुलाबी वाला पूरा स्पेस है जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को हम लोग स्पेसिफिकली एस्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्योंकि केवल मैट्रिक्स बोले तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? फ्लूइड पदार्थ, ग्राउंड सब्सटेंस। और केवल मैट्रिक्स बोले तो स्पेसिफिकली माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात चल रहा है। अगर एस्ट्रोमा बोल दें तो वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, लेकिन एक अलग नाम दे दिया जो क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स है, इसलिए कई बार एस्ट्रोमा को एस्ट्रोमल मैट्रिक्स भी कहते हैं। बात एक ही है, लेकिन सिर्फ मैट्रिक्स बोलोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जाना जाएगा, ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा स्टार्टिंग से मान रहे हैं कि मैट्रिक्स का मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का मैट्रिक्स, सिर्फ मैट्रिक्स बोले तो। और एस्ट्रोमा बोले तो अंडरस्टूड है कि वो एस्ट्रोमल मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ऐसे कई सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर, सिक्का लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर क्या हुए? उस एस्ट्रोमा में आके अरेंज हो गए और क्या बन गए? ये एक पूरा ग्रेनम कहलाता है। क्या ऐसे एक ग्रेनम बने? घने सारे बने यार, एक नहीं, घने सारे। देखो इधर, और ये सब के सब, ये सारे के सारे ग्रेनम जिसमें एक एक थैलेक्वाइड अरेंज होकर सिक्का का ढेर बनाया है, वो सब इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के ही मॉडिफिकेशन से बना है। अब कोई बोल दे कि बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन से बना, बात तो एक ही है यार, बात एक ही है। कितने लोग समझ पाए बात? बात एक ही है। इधर से कान पकड़ो, इधर से पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हो ना। तो ये बहुत सारे क्या है, ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। ये क्या है? थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। ये सब थैलेक्वाइड है और ये उसकी थैलेक्वाइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर बोलो उसको, थैलेक्वाइड। ऐसे कई सारे बने, एक नहीं कई सारे। और जहां पर एक एक ढेर आपको दिख रहा है थैलेक्वाइड का, जैसे ये एक ढेर हो गया, ये भी एक ढेर हो गया, ये सब ढेर एक सिंगल ढेर को, जो थैलेक्वाइड के सिंगल ढेर है उसको हमने बोला था ग्रेनम। और ऐसे कई सारे ढेर को एक साथ मिलाकर हम लोग ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना, प्लूरल है ग्रेना। यहां तक तो हम बात कर ही चुके थे। अच्छा, एक बात और किए थे कि एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मॉडिफाई होकर बना, लेकिन वो सिंगल यूनिट में होता है, अकेले में होता है। काम क्या होता है उसका? कई सारे ग्रेनम के थैलेक्वाइड को जोड़ता है, लाइक दिस हियर, लाइक दिस। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा फ्लैटेंड है, ट्यूब लाइक है। इसको हमने बोला था इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड, इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड। तो चूंकि ये इंटरग्रेनम है, तो अरे यार, चूंकि ये इंटरग्रेनम है तो जो एक एक ग्रेनम, सॉरी एक एक थैलेक्वाइड एक एक ग्रेनम के अंदर है, इसको हम कह सकते हैं इंट्राग्रेनम थैलेक्वाइड। क्या बोल सकते हैं? इंट्राग्रेनम थैलेक्वाइड। क्यों भाई? एक ही ग्रेनम के अंदर, देखो दोनों वर्ड को हम क्लियर कर रहे हैं, इंटर और इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है अपने घर की बात, अपने ही अंदर, और इंटर मतलब होता है अपने घर से मिलता जुलता एक घर और उसके साथ कोई भी बात।
इंटरनेशनल मैच, हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में इंटरनेशनल मैच होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान भी भाग लेंगे। मतलब ऐसे 3-4 मुल्क आपस में मैच खेलेंगे, तो इंटरनेशनल। और अगर इंटरनेशनल नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा तो बोलते नहीं है मैच में, लेकिन वो है एक्चुअल में इंट्रा ही, अपने देश के अंदर का, जो भी अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग राज्य के हैं, वो खेल लेते हैं। तो वो इंटर कहाँ कहलाता है? वो इंटरनेशनल मैच कहलाता है? नहीं कहलाता है ना। तो आप यूं समझो, इंटर का मतलब दो अलग अलग मुल्क के बीच में, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दो अलग अलग ग्रेनम को जोड़ने वाले जो थालेक्वाड है, इंटर ग्रेनम थालेक्वाड। और यही एनसीईआरटी लिख दिया है गलत, तो मैंने कहा था आपको सही कर। एनसीईआरटी ने इसको इंट्रा लिख दिया है, आप सही कर लिए होंगे। ठीक है, यहां तक तो हम बात कर ही चुके। चूंकि एक बच्ची नहीं आई है तो उसको थोड़ा समझ में आया, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। अब इसके आगे मुझे पढ़ना था और इसके आगे मुझे बताना है। मैं बताऊं बच्चों, ये सिंगल आप ये देख रहे हो ना, एक सिंगल थालेक्वाड, इसका स्ट्रक्चर मुझे लेना है, नेक्स्ट पेज पे मैं लूंगा एक सिंगल थालेक्वाड का। बच्चों मैं बता दूं, एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं मैं आपको, कि जो हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इतना मस्त पढ़ाऊंगा ना, इतना तो दावा देता हूं कि आप भारत के किसी कोने में ऐसा फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ सकते। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं ये बात। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी मेरा भेजा खराब मत करना सर, लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। बस इतना समझो, मैं थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बच्चे, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, उसमें 2 पार्ट होता है, वो 2 स्टेप में वो कंप्लीट होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, मत पूछना क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। जो पढ़े मेरे से जानते हैं, वो जो पढ़े मेरे से वो जानते हैं कैसा पढ़ाता हूँ। वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में अंतर भी जानते हैं, आप अभी मत जानो। आप बस इतना जानो कि फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन होता है, तब जाके डार्क रिएक्शन होता है, बस इतना जानो। और इतना जान लो, डार्क रिएक्शन होने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है। बस इतना अभी जानो, सफिशियंट है। बस इतना जानो, सफिशियंट है। बाकी सारी बातें करेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। यहां मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं, देखिएगा। ये जो लाइट रिएक्शन है ना, ये लाइट रिएक्शन, ये लाइट का यूटिलाइजेशन करता है बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। और ये लाइट का यूटिलाइजेशन स्पेसिफिक पिगमेंट की मदद से करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं बच्चे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। और वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये जो आप थालेक्वाइड देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस थालेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं ऐसे। ये देखो हियर, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ग्रीन वाला हो गया और उसका साइड में ऐसा और वाला, कई सारे। ये है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पता है बच्चे, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, दिस वन, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, पहले बोलते हो पहले बोल, फिर बोलते हो नहीं हो, पहले डिसाइड कर लो है कि नहीं है भी और नहीं भी है, फिर बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो। अब मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। इट इज ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जो कहोगे कि सर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ठीक है, सही बात है, लेकिन टेक्निकली ये एक पिगमेंट नहीं है, इट इज ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का ग्रुप है। और पता है बच्चों, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं नॉन एज क्वांटासोम। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटासोम कहते हैं। कहां पे लगा, आप गौर से देखो, थालेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर लगा है। देख रहे हो ना, थालेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर लोकेटेड है। अब आपके मन में हो रही खुजली कि सर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं बता दो। अभी मैं बस इतना बोलूंगा कि उसमें जो होता है आपका क्लोरोफिल भी होता है और कैरोटीनॉइड भी होता है, और कैरोटीनॉइड में कैरोटीन भी होता है और जेंथोफिल भी होता है। अभी बस इतना सीख लो कि उसमें क्लोरोफिल भी होता है। ये पिगमेंट को मैं लिख देता हूं, कौन कौन से पिगमेंट, इस पिगमेंट के बारे में लिख देता हूं। बोथ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अब जानते हैं कैरोटीनॉइड में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कैरोटीन और जेंथोफिल दोनों ही पिगमेंट होता है। आप देख लो, ये ग्रीन वाला देख लो, ये क्लोरोफिल है, बाकी ये आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर का, वो कैरोटीनॉइड है। और उस पूरे ग्रुप ऑफ पिगमेंट को बच्चे क्या कहते हैं? क्वांटासोम।
और ऐसे एक क्वांटासोम में कई सारे पिगमेंट होते हैं, वो नंबर सब छोड़ो, फोटोसिंथेसिस में बता दूंगा, उसको बोलते हैं क्वांटासोम। अब समझिएगा ध्यान से, आप देख पा रहे होंगे कि मेम्ब्रेन पे तो क्वांटासोम लोकेटेड है, राइट जी। अंदर का स्पेस जो ये आपको येलो येलो दिख रहा है, दिख रहा है येलो येलो दिख रहा है जी सभी को, येलो येलो इधर भी होगा। ये अंदर का जो स्पेस है, जो थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं बच्चे? ल्यूमेन। अब देखो मैं बोल रहा हूं ना, ल्यूमेन का मतलब सीधा सीधी मतलब होता है कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया में याद कीजिए क्या बोलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ल्यूमेन को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। अब मैंने बोला था केवल ल्यूमेन बोलूं ना, केवल ल्यूमेन बोलूं तो समझ लेना ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस। इसका नाम केवल ल्यूमेन है, ल्यूमेन बस। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए, वो लाइन सेम दे दिया जाए, सुनो 2 लाइन दे रहा हूं मैं, दोनों 2 लाइन दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, सभी लोग आंसर बताना, 2 लाइन दे रहा हूं। पहला स्टेटमेंट, ल्यूमेन इज द स्पेस एनक्लोजिंग द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्टेटमेंट ए, क्लियर। दूसरा स्टेटमेंट, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिवाइड्स द ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, एक्वस कंपार्टमेंट। अब दे रहा हूं ऑप्शन कि मतलब 2 स्टेटमेंट दिया मैंने, अब दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, सुना ध्यान से, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। वही दोनों स्टेटमेंट, सी दे रहा हूं बहुत, फोर्थ दे रहा हूं नन। चलिए कितनों का आंसर ए है, हाथ खड़ा कीजिए कि केवल पहला स्टेटमेंट सही है। कितनों का आंसर ए है? अच्छा, कितनों का आंसर बी है कि केवल सर दूसरा स्टेटमेंट है, जिसमें मैंने बोला था कि थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस केवल ल्यूमेन। अच्छा, कितनों को लगता है सी स्टेटमेंट, मतलब बहुत दोनों ही स्टेटमेंट सही है? हाँ, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडे की तरह, जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराता है, सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा करो, सीधा झंडे की तरह। अभिषेक तुम्हारा झंडे की तरह खड़ा नहीं होता, सीधा झंडे की तरह झंडा फहरता है 15 अगस्त को। हाँ, अच्छा, कितनों को लगता है नन, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, आप तो गलत ही बोलते हो हमेशा। कितनों लगता है कि डी, डी मतलब सही आंसर है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं है? मैं बता दूं बच्चों, आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे मैंने कहा ना, ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस, कल भी बताए थे, मतलब परसों। और यहां अगर केवल मैं ल्यूमेन बोलूं तो उसका मतलब होता है थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस, दोनों ही लाइन सही। अब मैं सेम क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट वही है क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिवाइड्स द ल्यूमेन इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है स्पेस एनक्लोजिंग द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। और तीसरा स्टेटमेंट है बोथ आर इनकरेक्ट। और चौथा स्टेटमेंट है नन आर, मतलब कि चौथा स्टेटमेंट मतलब कि, और मान लो कोई अलग स्टेटमेंट दे दिया, चौथा स्टेटमेंट कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि मतलब कि कोई भी एक अलग स्टेटमेंट दे दिया जो गलत था। अब आपको चूज करना है। अरे बोला तो फिर से क्या ऑप्शन दूं? पहला स्टेटमेंट वो वाला माइटोकॉन्ड्रिया वाला कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ल्यूमेन को 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। दूसरा कि थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। और तीसरा कि कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। और चौथा ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट सही, चौथा मैं ये बोल रहा हूँ, चौथा में कोई एक स्टेटमेंट दे दिया, मान लो मैंने कह दिया कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ऐसा बोल दिया मैंने। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। किसका आंसर 1 है, किसका आंसर 1 है, किसका 2 है? जिसका 2 है सीधा झंडे की तरह, सीधा 15 को झंडा फड़ता है जैसे। हाँ, अच्छा, किसका 3 है? अच्छा, किसका 4 है? इसका आंसर था 2। अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे मोर करेक्ट वाला बात। मैंने कहा ना केवल ल्यूमेन बोलूंगा ना तो उसका मतलब होता है थैलेकॉइड के अंदर का स्पेस, जबकि पता है टेक्निकली फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आंसर दोनों होगा तो होगा, कोई बात नहीं है, तुम मोर करेक्ट चुन के आओ ना, तुमको तब भी मार्क्स मिलेगा। अब इससे ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा ल्यूमेन क्या होता है। ल्यूमेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन के अंदर का घिरा हुआ स्पेस। केवल ल्यूमेन बोलूं तो आप थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर का घिरा हुआ स्पेस सुनेंगे ऑप्शन, ठीक है। अब बात मैं क्या बोलने जा रहा हूं ये ध्यान से सुनेगा, ल्यूमेन के बारे में जो मुझे बताना है। ल्यूमेन ही वो जगह है जहां लाइट रिएक्शन चलता है। ल्यूमेन ही वो जगह है जहां साइट फॉर
लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे मैं आपको कह दूं, लाइट रिएक्शन में नेग्लिजिबल एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ना के बराबर, बस एक एंजाइम है, बस एक एंजाइम जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे ही होता है। अदरवाइज ल्यूमेन में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं मिलने वाला। तो होगा क्या यहाँ पे, क्या होगा, इसके लिए आप वेट कीजिए प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का, बहुत धमाल होगा ल्यूमेन में, बहुत धमाल होगा। लेकिन जो भी होगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस में बता दूंगा। बस इतना समझो कि ल्यूमेन में, ये ल्यूमेन है, लाइट रिएक्शन यही चलती है, इतना समझ लो। और इसे लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन इसलिए पड़ा है कि ये जो आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिख रहे हैं ना, ये लाइट, सोलर लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये भगवान के घर से मान लो लाइट आ रही है हियर, ये भगवान के घर से लाइट आ रही है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसी की मदद से चलाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और फाइनली ल्यूमेन के अंदर लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो लाइट रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट आ जाएगा एस्ट्रोमा में। कहा जाएगा, एस्ट्रोमा में। जो प्रोडक्ट है वो आपको मैं बाद में बता दूंगा, फोटोसिंथेसिस। और यहां पर फिर उसको यूटिलाइज करके फाइनली डार्क रिएक्शन चलेगा और यहां जाके बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ना केवल ग्लूकोज बल्कि प्रोटीन और लिपिड भी। और ग्लूकोज जब बनेगा तो ग्लूकोज को पॉलीमराइज कर करके स्टार्च बना लिया जाता है, जो पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो यहाँ पे आपको कई सारे स्टार्च के दाने भी दिखेंगे एस्ट्रोमा में, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ऐसे ऐसे दाने, ग्लूकोज के दाने, मोटे मोटे दाने, वो क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, जो बने डार्क रिएक्शन में। ये चीज होगा यहाँ पर। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का एक बार नाम बोल ही दीजिएगा तो क्या दिक्कत है। तो सुनो, एटीपी और NADPH2 क्या होता है समझ में आता है? एटीपी बनता है और NADPH2 बनता है, कैसे बनता है इसके लिए आपको चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। अब इतना जब मैंने बोल दिया कि सर एटीपी बनता है कहाँ, लाइट रिएक्शन में, तो अभी मैंने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ चलता है, ल्यूमेन में। तो बताओ डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है, जल्दी बोलो। डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में, एस्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन, साइट फॉर डार्क रिएक्शन। तो जब मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन चलता है ल्यूमेन में और डार्क रिएक्शन चलता है एस्ट्रोमा में, तो बच्चे को हो गया खुजली। अब वो पूछने लगा सर आप तो कहते हैं एटीपी बनने के लिए F0 F1 पार्टिकल चाहिए, जो आप माइटोकॉन्ड्रिया में भी दिखाए थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी से जुड़ा हुआ था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो सर यहाँ पे वो F0 F1 पार्टिकल रहे बिना एटीपी कैसे बन सकता है? क्या थाइलाकोइड में नहीं है? वो है, वही बताना है। और वो कैसे है तो बताता हूँ, ऐसे। ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन देख रहे हो आप, यहाँ पे उसका बेस होगा, ये स्टॉक होगा और ये उसका हेड होगा। और इसे एक नहीं कई सारे लगे होंगे, बेस, स्टॉक, हेड। बेस, F0 F का बेस, स्टॉक, हेड। क्या ये F1 हेड और ये क्या F0 और यहाँ बीच में स्टॉक। और इस पूरे को मिला के आप क्या बोलते हो, जल्दी बोलो, F0 F1 पार्टिकल। बच्चे मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि यहाँ क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 है तो थोड़ा तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा ना, इसलिए हम लोग कह देते हैं CF1 और CF0। अरे सभी को क्लियर है? C को लिखा, C मतलब क्लोरोप्लास्ट, CF0 और CF1, CF0 और F1 पार्टिकल, ये गोल वाला F1 और ये जो बेस वाला पार्ट है CF0। और इस दोनों को मिला के हम कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल। और ये यहाँ पर लोकेटेड कहाँ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, लोकेटेड ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। बस इतना जान लो, इतना सफिशियंट है। अभी ये याद रहे, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। और इस कदर क्लोरोप्लास्ट का एक ही काम है, क्या? क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना। और जब तक फोटोसिंथेसिस करेगा, बच्चों मैं एक बार बता दूं आपको, ये जो आपको ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिख रहा है ना, इसमें मेजॉरिटी तौर पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। उसमें भी बेसिकली क्लोरोफिल एक ज्यादा रोल होता है, उसमें तो क्लोरोफिल होता है। तो जब तक लीफ जो है फोटोसिंथेसिस कर रही होगी तब तक क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा रहेगा। और वो कैसा दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन, तो कलर भी दे रहा है।
लेकिन जैसे लीफ का काम खत्म हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करना होगा, नेचुरल एज हो जाएगा लीफ का, सेनेसेंस कहते हैं उसको, नेचुरल एज हो जाएगा, तो वो क्लोरोफिल का अमाउंट धीरे धीरे घटने लगेगा। क्योंकि क्लोरोफिल क्या एक प्रकार का प्रोटीन ही तो है जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए ही बना रहा है, और वो प्रोटीन फिर क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, मतलब वो डीएनए फिर क्लोरोफिल नहीं बनाएगा, और फिर धीरे धीरे केराटिनाइड का नंबर बढ़ जाएगा, और फिर वो क्लोरोफिल नहीं होगा, वो मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, फिर वो क्रोमोप्लास्ट कहलाएगा। ये बात मैंने आपको सिखाया लास्ट लेक्चर में। तो ये था क्लोरोप्लास्ट की कहानी। इसी के साथ आपका प्लास्टिड खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया आपको। जल्दी 1 2 3 क्लिक। इसमें से क्या लोगे? कुछ मत लो, मैंने कहा ये सब पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इतना आप जल्दी से देखिए, रीड कीजिए क्लोरोप्लास्ट का सारा पॉइंट। हम नए मीटिंग में मिलते हैं, और नए मीटिंग में हम पढ़ेंगे राइबोसोम, और पूरी राइबोसोम को अच्छे से आज खत्म करेंगे। किसके साथ साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है? शिवानंद या हर्ष? सर मेरे साथ आ रहा था। तुमको आ रहा था प्रॉब्लम क्या? यस सर। हो गया ठीक? यस सर, अब ठीक। चलो, तो यही हम बता रहे थे, क्लोरोप्लास्ट में यही पॉइंट छूटा था। नए मीटिंग में हम बात करते हैं आपसे राइबोसोम के बारे में। जल्दी से सारा पढ़ लीजिए, फिर नए मीटिंग में मिलते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, जल्दी से एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ। प्लास्टिड खत्म हो गया, प्लास्टिड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अच्छा, एक टर्म है, आपको हो सकता है मॉड्यूल में देखने को मिले, एक टर्म मैंने प्रोटोप्लास्ट बता दिया था ना, याद है? अरे प्रोटोप्लास्ट, एक वर्ड आएगा इटियोप्लास्ट। देखो यार, ये इटियोप्लास्ट एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट ही है। देखो एक चीज होता है, एक चीज सुनना, एक चीज होता है कि जब क्लोरोप्लास्ट सॉरी जब क्रोमोप्लास्ट, मैंने कहा था ना कि क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, कहा था याद है? क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, लास्ट क्लास में बोला था। और इस कन्वर्जन के लिए सनलाइट थोड़ा जरूरी है। क्लोरोफिल का सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है? क्लोरोफिल डोमिनेटिंग हो जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा बात है। तो एक वर्ड आता है इटियोप्लास्ट। अगर सनलाइट की अनअवेलेबिलिटी हो जाए, मतलब सनलाइट कम हो, तो क्लोरोफिल बन तो रहा था, तो बीच में ही वो अटक जाए, अच्छे से ग्रीन ना रह पाए। देखो केराटिनाइड तो क्या होता है, जहां क्लोरोफिल बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है, और एक होता है मतलब कि इटियोप्लास्ट, उसमें क्या है कि पत्तियां का साइज बढ़ती चली गई। अच्छा एक बार बताओ, पत्तियों का साइज बढ़ने के साथ, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, याद करो, मैंने कहा था आम की पत्ती, आम की पत्ती अगर तुम नहीं देखो नीचे जाते वक्त देख लेना, मेरे गेट पे आम का पत्ती दिखेगा, ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा। अभी कुछ पत्ती उसमें नए हैं, अभी भी ब्राउन ब्राउन कलर का दिखेगा, नए नए पत्ती। उस टाइम उसमें क्रोमोप्लास्ट डोमिनेटिंग है। सनलाइट मिलता गया, पत्ती का जन्म हुआ, सनलाइट मिलता गया, धीरे धीरे पहले वो ऐसे बने, मतलब धीरे धीरे ब्राउन कलर उससे जाना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे लीफ का साइज बढ़ता गया, तो जो पत्ती पुराने हो गए, अब वो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अच्छे से डेवलप कर गया, ठीक है? और फिर जब इस लीफ का काम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस करना काम खत्म हो जाएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और फिर से वो धीरे धीरे क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन एक वर्ड आता है इस बीच में, इटियोप्लास्ट। कन्वर्जन हो रहा था, ब्राउन से धीरे धीरे वो येलो की तरफ गया, उसके बाद उसको ग्रीन होना था, लेकिन नहीं हो पाया, उसको सनलाइट अच्छे से नहीं मिला। तो ऐसी पत्तियां आपको मेरे नीचे नहीं मिलेगी। मेरे नीचे बहुत सारे प्लांट है, मेरे यहाँ अपार्टमेंट में बहुत सारे, तो आपको एक भी पत्ती इस टाइप के मेरे यहाँ नहीं दिखेंगे, ठीक है? और यहाँ भारत में जल्दी नहीं दिखते हैं। अब क्यों नहीं दिखते हैं उसका कारण बताता हूँ। यहाँ सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, सनलाइट अच्छा खासा अवेलेबल होता है यार। अभी देखो धूप उग गया, कितना सारा सनलाइट है। आपको ऐसी पत्तियां देखने को मिलेगी कहाँ? ऐसे इलाके में चला जाओ जहां सनलाइट की कमी होती है। आप जा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बैठे बैठे बहुत अलग अलग जगह की आपको मैं टूर कराता हूँ। यश चोपड़ा साहब की कोई भी मूवी देखे हो तो हाथ खड़ा करो। उनकी ज्यादातर मूवी में ये सीन है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। यश चोपड़ा साहब की अगर कोई सी भी मूवी देखे हो तो हाथ खड़ा कर दो कि हाँ सर हम देखे यश चोपड़ा साहब की मूवी। छोड़ो, मोहब्बतें मूवी देखे हो? मोहब्बतें, मोहब्बतें मूवी कितने लोग देखे हो? हाथ खड़ा करो। मैं सच बोल रहा हूं, अगर तुम मोहब्बतें मूवी नहीं देखे हो तो तुम्हारा जिंदगी झंड है, तुम्हारा जिंदगी अधूरा है। तुम मोहब्बतें मूवी आज ही देख लो। अगर तुम नहीं देखे हो
सच बता रहा हूँ, तुम मतलब जीवन मतलब तुम्हारा अभी पूरा नहीं हुआ है, मतलब तुम आधे जीवन भी नहीं जी पाए हो। आज ही देख लो मूवी, उसमें तुम एक चीज गौर करना, मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन साहब का गुरुकुल होता है, बहुत स्ट्रिक्ट नियम होता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अमिताभ बच्चन के सामने, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत लिबर्टी दे देता हूँ बच्चों को। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, मेरे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट समझो मतलब। तो वो गुरुकुल में एक बात गौर करना, शाहरुख खान साहब जब जाते हैं वहां पे, तो जब उसका वहां से वो दिल टूट के निकल रहे होते हैं बेचारे रोते रोते गुरुकुल कैंपस से, उनको हाथ कुछ नहीं लगता, आप मूवी देखोगे सीन समझ में आ जाएगा। तो मैं वो सीन आपको याद दिला रहा हूँ, जिन्होंने मूवी देखा है याद करो। जब वो वहां से निकलते हैं तो उनके हाथ में एक सूखी पत्ती गिरती है, और सूखी पत्ती पे उसको उसका नाम दिखता है जिससे वो मोहब्बत किए थे, इसी पे मोहब्बतें नाम पड़ा मूवी का। तो उसको उनका नाम दिखता है उस पत्ती पे, सूखी पत्ती पे, सूखी भी पत्ती थी। मैं बता दूं बच्चों, आप उसका वर्चुअल बैकग्राउंड देखना, जहां पे जिस टाइम शाहरुख खान खड़े हैं, गुरुकुल कैंपस ही हो, केवल वहां पे ब्राउन ब्राउन लीफ होगा, सारे लीफ ब्राउन होंगे, चाहे वो डेड हो चाहे वो लिविंग हो। अब आप समझ चुके होंगे एक्चुअल में क्या है, वो मूवी शूट ही ऐसी जगह हुई है। और यश चोपड़ा साहब की अधिकतर मूवी ऐसे ही जगह शूट होती है जहां सनलाइट की कमी होती है, वो उस एरिया में ही रहते हैं, उसी एरिया में शूट करवाते हैं। वहां के उनके वर्चुअल बैकग्राउंड में आपको अक्सर ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे जिनके पत्तियां बहुत बड़े बड़े साइज के साइज में, लेकिन वो ग्रीन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सनलाइट। क्लोरोप्लास्ट अच्छे से बन नहीं पाया, लेकिन पत्ती का साइज तो बढ़ गया। और ऐसे ही सेल ऑर्गेनली जो ऐसे मतलब कि जहां पर क्लोरोप्लास्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, क्लोरोफिल नहीं बन पाया अच्छे से, तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को ही इटियोप्लास्ट कहते हैं। इटियोप्लास्ट कुछ नया चीज नहीं है, अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट कह सकते हो आप। तो इसको अगर आप चाहो नोट्स में लिखना तो लिख सकते हो, अनडेवलप्ड, अनडेवलप्ड क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सनलाइट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, हम आपसे विदा लेंगे, मीटिंग खत्म होने वाला है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, कोई भी डाउट होगा हम ले लेंगे आपसे नए मीटिंग में, ठीक है।